नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की डायमंड जुबली और 19वीं राष्ट्रीय जुबली के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि सभी युवा प्रकृति के साथी होने के स्काउट्स एंड गाइड्स के सिद्धांत को अपनाएं और आगे बढ़ें तो हमारी धरती हरी भरी और खुशहाल बनेगी। उन्होंने कहा कि आप देश के भविष्य निर्माता ही नहीं बल्कि इसकी भव्यता और महान संस्कृति की परंपरा के संरक्षक भी हैं। इस प्रकार एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, उसी प्रकार एक सशक्त, समृद्ध और संवेदनशील व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को सशक्त और समृद्ध बना सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आप सभी अपनी प्रतिभा और कौशल को देश के विकास के लिए लगाएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जम्बूरी में देश भर के 35,000 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं और 25 देशों के 2,000 स्काउट्स एंड गाइड्स भी उपस्थित हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि इस अवसर का उपयोग एक दूसरे को जानने समझने के लिए करें और अपने अनुभव और सपने आपस में साझा करें। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की डायमंड जुबली और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मिजोरम के मुख्यमंत्री पी लालदुमा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन समेत देश के विभिन्न राज्यों से आए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के पदाधिकारी, व्यवस्थापक और स्काउट्स गाइड्स उपस्थित रहे। इससे पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च पास्ट की सलामी ली और विभिन्न राज्यों से आए स्काउट्स एंड गाइड्स का उत्साहवर्धन किया। भारत में 63 लाख से अधिक स्काउट्स एंड गाइड्स है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स विश्व के सबसे बड़े स्काउट्स एंड गाइड्स संगठनों में से एक है। इस संगठन में गाइड यानी लड़कियों की संख्या 25 लाख से अधिक है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं उन सभी बेटियों की हार्दिक बधाई देती हूँ जिन्होंने समाज और मानवता के कल्याण के लिए अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रगति के इस मार्ग को चुना। ये बड़ी ही प्रसन्नता के विषय है कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पिछले 75 वर्षों में हमारे देश के युवाओं को सही दिशा देने, उन्हें अनुशासित बनाने और उनको राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करता रहा है। स्काउट्स एंड गाइड्स को सबसे बड़ी विशेषता है सेवा का भाव। चाहे बाढ़ आए हो, भूकंप आया हो या कोई महामारी फैले हो, स्काउट्स एंड गाइड्स हमेशा सहायता के लिए सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। इस संगठन की एक और विशेषता है राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया और एक कार पर बजरी लदा डंपर पलट गया। हादसे में मां, बेटी और दामाद समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने 3.5 घंटे जाम लगाए रखा। सहारनपुर में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद जिस समय भीड़ कार के ऊपर से बजरी हटा रही थी तो उस दौरान अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि मानो अंदर कोई सिसक रहा हो, लेकिन जब तक बजरी हटाई गई तब तक सभी आवाजें खामोश हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि उस समय संदीप की सांसें चल रही थी। जिस कार से संदीप अपने मामा के यहाँ जा रहे थे वह उसके बड़े भाई प्रदीप की शादी में आई थी और कार संदीप चला रहा था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंडरपास में कार पर बजरी से लदा डंपर पलट गया। हालत यह रही कि किसी को भी बाहर निकालने का मौका नहीं मिला और हादसे के बाद घटनास्थल से लेकर एसबीडी जिला अस्पताल में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले गए। लोगों ने डंपर के चालक और परिचालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतकों को मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मुआवजा और वाहन के थर्ड पार्टी बीमा का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया। सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। देखिए, जिसमें अभी जो लेटेस्ट हमारे पास सूचना मिली है तो इसमें जो है 7 लोगों की जो है मृत्यु हुई है, जिसमें कि एक बालक है छोटी उम्र का, 10 साल से कम जिसकी उम्र है, एक महिला है जिनकी उम्र जो है करीब 50 से 60 वर्ष के बीच में है और बाकी जो भी मृत है उनकी उम्र जो है वो करीब 20 से 30 वर्ष के बीच में। अब पता लगा है सर कहाँ से कहाँ जा रही है? देखिए, यही पता चल रहा है कि अपने शायद संभवतः एक परिवार के कार्यक्रम में जा रहे थे। रहने वाले ये सोना माजरा गाँव के थे। किसी मंत्री के रिश्तेदार में बताया जा रहा है। इस चीज की देखिए अभी पुष्टि कर पाना इस समय पर संभव नहीं है। जैसे इसमें कोई भी हमें जानकारी मिलेगी तो हम आपको उसमें अपडेट करेंगे। वाराणसी के शुभम जायसवाल नशीले कफ सिरप के अरबों के कारोबार को छिपाने के लिए एमएलसी बनने की तैयारी कर रहा था और पूर्वांचल के बाहुबलियों से राजनीतिक तालमेल साध रहा था। एसटीएफ ने उसके करीबी अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार कर लिया है। एक राजनेता को
गिफ्ट करने के लिए लग्जरी टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी भी खरीदी गई थी। वहीं एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की भूमिका की भी गहनता से पड़ताल हो रही है। जांच में उसकी कुछ कंपनियों की जानकारी मिली है। वह लगातार शुभम और अमित सिंह टाटा के संपर्क में था। वह शुभम जायसवाल के खिलाफ गाजियाबाद में लुकआउट नोटिस भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है ताकि वह दुबई से किसी अन्य देश में भाग ना सके। और उसके बाद पार्टनर बाकी के भी जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि नशे के कारोबार में उसके साथ कौन कौन थे और कौन उसके दुबई भागने में मदद कर रहा है। साथ ही उसके चल अचल संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है ताकि उन्हें भविष्य में जब्त किया जा सके। वहीं एसटीएफ के गिरफ्त में आए अमित सिंह टाटा की संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक एसटीएफ अमित सिंह टाटा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और इसके अलावा सहारनपुर से 12 नवंबर को गिरफ्तार किए गए विभोर राणा और उसके साथी विशाल सिंह को भी रिमांड पर लिया जाएगा। नगर पालिका में नए नए फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही चेयरमैन राजूद्दीन को घोटाले के मामले में हटाया गया था और पालिका अधिकारी और कर्मचारी भी शक के दायरे में हैं। नगर पालिका में जिन मकानों को स्टाम्प पर दर्ज किया गया था उनको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। केवल 50 रुपए के स्टाम्प पर 12-12 लाख रुपए के मकान खरीदे गए और नगर पालिका में उस स्टाम्प के आधार पर संपत्ति कर में लोगों का नाम दर्ज कर लिया गया और उन मकानों पर डूडा से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए लेकर घपला किया गया। नगर पालिका में वर्ष 2019 से 2022 तक किस तरह से प्लाटों को संपत्ति कर रिकॉर्ड में दर्ज करके फर्जीवाड़ा किया गया है, उसका पूरा ब्यौरा आज भी वहां मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब लोग 12 से 16 लाख रुपए के प्लाट खरीद सकते हैं तो वह आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हो सकते हैं। यह फर्जीवाड़ा यहीं तक नहीं रुका बल्कि नगर पालिका में संपत्ति कर रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के बाद उन प्लॉट पर डूडा से 2.5 लाख रुपए का लाभ लिया गया और इसका साफ होता है कि स्टाम्प चोरी करने से लेकर डूडा से लाभ लेकर सरकार को चूना लगाने के लिए यह पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। प्लाटों और दुकानों के नाम दर्ज करने को लेकर हुए फर्जीवाड़े में चेयरमैन रहे राजूद्दीन और पालिका के संपत्ति कर अधिकारी समेत अन्य पर आरोप है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाया और नगर पालिका और सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण ही प्रधानमंत्री आवास योजना में घपला हुआ। इन सभी का रिकॉर्ड निकलवाया जाएगा और उनमें देखा जाएगा कि किस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस पूरे मामले में शासन को स्थिति से अवगत करवाया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री प्रकाश जायसवाल का लंबी अस्वस्थता के बाद निधन हो गया और यह दुखद सूचना कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता और ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें किदवई नगर स्थित नर्सिंग होम लाया गया था। यहां से कार्डियोलॉजी रेफर किया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका निधन कांग्रेस पार्टी और कानपुर के राजनीतिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। बता दें कि 1999, 2004 और 2009 में श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर से कांग्रेस का परचम बुलंद किया और यहां से सांसद बनते हुए केंद्रीय मंत्री भी बने। उन्होंने 2011 से 2014 तक 3 वर्षों तक कोयला मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। वो कानपुर के लगातार 3 बार सांसद रहे थे। कांग्रेस समेत तमाम नेताओं ने वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश जायसवाल के निधन पर शोक जताया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे एक सच्चे कांग्रेसी थे जिन्होंने कानपुर के विकास और कल्याण के लिए लगन से काम किया। जायसवाल का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के निधन पर शोक जताया है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ राजनेता श्री प्रकाश जायसवाल जी का निधन अत्यंत दुखद है। सीएम योगी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। जौनपुर बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल की टीचर द्वारा बच्चों की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। खबर फैलते ही हर तरफ हड़का मच गया। स्कूल की एक शिक्षिका मासूम बच्चों को लगातार थप्पड़ और डंडे से मारते हुए नजर आ रही है। यह घटना लोगों को हैरान और नाराज कर रही है और स्कूल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टीचर द्वारा बच्चों को बुरी तरह थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे थे और इसी दौरान बच्चे डरे हुए नजर आते हैं और विरोध नहीं कर पाते। वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। स्थानीय लोग और अभिभावक नाराज हैं। कई लोगों ने इसे बच्चों पर अत्याचार करार दिया। लोगों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षण पद्धति पर गंभीर सवाल उठते हैं। वहीं मामला गंभीर हो गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने मामले की जानकारी मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी बदलापुर को जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि संबंधित स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उनका कहना है कि बच्चों पर
किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोटिस में प्राप्त जवाब के आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक मामले में कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल अजीमनगर थाने में दर्ज विवादित बयान प्रकरण में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज उन्हें दोष मुक्त करार दिया। बता दें कि यह केस उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ था जो कि आजम खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद अमर सिंह की बेटियों के संबंध में की थी। दरअसल एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने विवादित बयान दिया था और इसके बाद अमर सिंह ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था। जौहरी यूनिवर्सिटी में आजम खान ने इंटरव्यू दिया था और मुकदमा लखनऊ से रामपुर के थाना अजीम नगर में ट्रांसफर हुआ था। बता दें कि फिलहाल आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद है और हाल ही में कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले के बनाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर हर साल लगने वाला माघ मेला इस बार 3 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। करीब 44 दिनों तक चलने वाला ये मेला लाखों श्रद्धालुओं को आस्था और अध्यात्म से जोड़ने का अनोखा अवसर प्रदान करेगा। माघ मेले की सबसे महत्वपूर्ण भाग कल्पवास होता है, जहां पंचांग के अनुसार इस बार कल्पवास 29 दिनों का रहेगा। मेले की शुरुआत 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से होगी और समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ होगा। कल्पवासी पूरे 1 महीने संगम तट पर साधारण टेंटों में रहते हैं और वे हर दिन गंगा स्नान करते हैं, मंत्र जाप, कीर्तन, प्रवचन और साधना से समय बिताते हैं और सांसारिक सुखों से दूर रहकर आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं। माघ मेला अपने भव्य और पारंपरिक शाही स्नानों के लिए प्रसिद्ध है। इन दिनों अखाड़ों के साधु संत शोभा यात्रा निकालते हुए संगम तट पर पहुंचते हैं और विधि विधान के साथ पवित्र स्नान करते हैं। लाखों श्रद्धालु इन खास स्थानों के साक्षी बनते हैं और डुबकी लगाने आते हैं। 3 जनवरी पौष पूर्णिमा पर मेला और कल्पवास का शुभारंभ होगा और 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान और मेले का समापन होगा। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।